कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलौने वाला रहता था जिसका नाम जिपेटो था। वो लकड़ी के खिलौने बना के बेचता था। उसे जिंदगी में एक ही दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन जंगल में उसे एक पेड़ का तना मिला जो खिलौना बनाने के लिए सही था। बिल्कुल सही है ये लकड़ी। मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊंगा। जिपेटो वो लकड़ी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा। अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया। अचानक से कुछ अजीब सा हुआ। एक आवाज आई उस लकड़ी से। आ! पहले तो जिपेटो चौंक गया, पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही आवाज वापस आई। लगता है मैं बुढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे कान भी बजने लगे हैं। जिपेटो ने अपना काम चालू रखा। सबसे पहले पुतले का चेहरा बना, फिर उसके हाथ और पैर। जिपेटो का पुतला पूरा बन गया। उसे कुर्सी पर रख के उसने सफाई शुरू की। तभी उसे एक आवाज आई, हेलो। जिपेटो ने यहाँ वहां देखा, पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा। तो उसने अपना काम चालू रखा। थोड़ी देर में वो पुतला कुर्सी से नीचे कूदा और नाचने लगा। ये देख के जिपेटो का सर चकरा गया। अरे बाप रे, इस पुतले में तो जान है। ये कोई बच्चा तो नहीं था, पर बच्चों की तरह ही हंसता बोलता और नाच रहा था। जिपेटो ने उसे उठाया। अब से तुम्हारा नाम पिनोकियो है मेरे बच्चे। जिपेटो और पिनोकियो खुशी से रहने लगे। पिनोकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था, पर जिपेटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए जिपेटो ने अपना कोट बेच के उसके पैसे पिनोकियो को दिए। पिनोकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा, रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए। अचानक उसे सामने एक जगह खलबली सी दिखी। क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड़ के बीच में गया और आसानी से उस पार पहुंच गया। छोटा सा उस पार था एक रंग बिरंगा टेंट, सर्कस टेंट। वहां पे एक जोकर टिकट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था। पिनोकियो को देखना था कि अंदर है क्या, पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा, अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं। पिनोकियो को उन पैसों का ख्याल आया जो जिपेटो ने उसे स्कूल के लिए दिए थे। पैसे हैं मेरे पास। उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिए। टेंट के अंदर बड़ा मजा आ रहा था। उसने वहां कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे। ये दोनों भी लकड़ी के बने हैं। पिनोकियो भी स्टेज पे चढ़कर उनके साथ नाचने लगा, पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया। सर्कस का मालिक जो ऊपर से इन पुतलों को डोरी से नचा रहा था, बड़ा खुश हुआ एक जिंदा पुतला देख के। अरे वाह, क्या बात है। बिना डोरी का ये पुतला, ये तो मुझे अमीर बना देगा, माला माल बना देगा। शो के खत्म होते ही उसने पिनोकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया। पिनोकियो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपेटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया, तो वो रोने लगा। पिनोकियो को इस तरह
अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई। तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी, पर वही गलती फिर मत करना। पिनोकियो बहुत खुश था। पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं स्कूल कैसे जाऊंगा? फेरी ने जादू किया और पिनोकियो के हाथ में पैसे आ गए। इस पैसे का गलत इस्तेमाल मत करना, अब सीधे स्कूल जाओ। फेरी ने उसे सर्कस से छुड़ा लिया। खुशी से घूमते गाते पिनोकियो स्कूल की ओर चल पड़ा। फिर से उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमड़ी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया। अरे भाई, इतने झूमते घूमते कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ। अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई? मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। मुझे क्या करना होगा? हमें ये पैसे दे दो, हम इसे जादुई खेत में बो देंगे, फिर तुम्हारे पास भी एक अपना धन वृक्ष होगा। जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोड़ लिया करना। भोले भाले पिनोकियो ने लोमड़ी की बात मान के उससे पैसे दे दिए। पैसे लेके लोमड़ी और बिल्ली उड़नछू हो गए। पिनोकियो को चिंतित देख के फेरी फिर से आई। तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे? मैंने जो पैसे दिए थे स्टेशनरी के लिए वो कहाँ हैं? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोमड़ी को दे दिए हैं। उसने पिनोकियो से कहा, मुझसे झूठ मत बोलना वरना पनिश करूंगी मैं। फिर भी पिनोकियो ने झूठ बोला। मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है। इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो झूठ बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई, इतना लंबा कि अब सर हिलाना मुश्किल हो गया था। अरे रे, ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था। पिनोकियो ने सच्चाई का रास्ता चुना, इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी। मैंने तुम्हें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा। जादू से उसने वो पैसे पिनोकियो को दे दिए जो लोमड़ी ने उससे लिए थे और उसे समझाया कि पैसे बर्बाद ना करे। फिर से पैसों को हाथ में लिए पिनोकियो झूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई। सर्कस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था। सर्कस वाला पिनोकियो से बहुत नाराज था क्योंकि वो वहां से भाग गया था। वो उसे पनिश करना चाहता था। उसने पिनोकियो को उठा के समंदर में फेंक दिया। पिनोकियो समंदर में गिरा तो सही पर डूबा नहीं, वो ऊपर ही रहा क्योंकि वो लकड़ी का बना हुआ था। उसको ऊपर रहने में बड़ा मजा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ जाने लगा। अरे ये क्या हुआ? कहाँ हूँ मैं? पिनोकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगह में पाया। इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। असल में पिनोकियो को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था। दूसरी तरफ जिपेटो पिनोकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूंढने बाहर निकला। पिनोकियो, पिनोकियो! आखिर में वो उस जगह पहुंचा जहां से पिनोकियो को समंदर में गिराया गया था। वहां मछुआरों से पूछा। एक मछुआरे को पता था उस लड़के के बारे में। उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था। जिपेटो ने उसे मदद मांगी।
उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है। वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए। जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनोकियो को बचाने के लिए। जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा। थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा। इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई। और जिपेटो अचानक समंदर के पानी में था। जिपेटो की उम्र बहुत ज्यादा थी और उसे तैरना भी नहीं आता था। वो समंदर की गहराइयों में जाने लगा। उसी समय जिस बड़ी मछली ने पिनोकियो को निगला था, उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया। जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसे ये आवाज एकाएक पहचान में आ गई। पिनोकियो, मेरे बच्चे, तुम मिल गए आखिर। कितना परेशान था मैं। अपने पापा की आवाज सुन के पिनोकियो रोते हुए उनसे गले मिला। सॉरी पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। ये देख के कि इस बार पिनोकियो सच में बुरा महसूस कर रहा था, फेरी ने उन दोनों को मछली के पेट से निकालकर सही सलामत किनारे पे पहुंचा दिया। उस दिन से पिनोकियो सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता। हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता। फेरी ने देखा कि पिनोकियो ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने। एक रात जब पिनोकियो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया। सुबह होते ही पिनोकियो स्कूल के लिए तैयार होने लगा। उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है। उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा। वो चौंक गया। वो अब लकड़ी का ना रहा। वो सभी इंसानों की तरह था, वैसी ही चमड़ी थी। वो कूद के अपने पापा के पास गया। पापा, पापा, मुझे देखो। अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख जिपेटो बहुत खुश हुआ। पिनोकियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो। पापा बेटे दोनों गले मिले, आंखों में आंसू लिए खुशी के। पिनोकियो ने फिर कभी झूठ नहीं कहा और उसकी नाक जैसी की तैसी रही। बहुत पहले जंगल में एक भेड़िया था जो अपने परिवार के लिए खाना ढूंढ रहा था। जंगल में उसे एक आवाज सुनाई दी। ढूंढने पे उसे झाड़ियों के बीच एक छोटा सा बच्चा मिला। ये तो इंसान का बच्चा है, भेड़िया चौंक के बोला। वो उस बच्चे को घर ले आया, उसकी रक्षा करने लगा। जंगल का बाघ शेर खान ये देख के नाराज हुआ, क्योंकि उस बच्चे को इंसानों से वो चुरा के लाया था। भेड़िए के परिवार को ये बच्चा बड़ा प्यारा लगा। हम इसे अब से मोगली बुलाएंगे, माँ ने कहा। उस दिन से मोगली अपने भेड़िए भाइयों के साथ रहने लगा। माँ उसका बहुत ख्याल रखती थी, जैसे उसका अपना बच्चा हो। बहुत जल्द ही उसकी सभी जानवरों के साथ दोस्ती हो गई। वो उनके साथ खेलने कूदने लगा और जंगल का चप्पा चप्पा जान चुका था। इसी बीच शेर खान मोगली पर दूर से नजर रखे हुए था और मौका ढूंढ रहा था कि कब उसे पकड़ सके। एक दिन भेड़िया अकेला, भालू बलू और तेंदुआ बगीरा मिले मोगली की बात करने। इंसान के बच्चे सयाने होते हैं, क्यों ना उसे जंगल का बच्चा बनाएं। भल्लू और बगीरा, तुम दोनों उसकी रक्षा करोगे और जंगल के हर तौर तरीके सिखाओगे।
कई साल बीत गए। बलू बहुत ध्यान से मास्टरी कर रहा था। उसने उसे फल तोड़ना और शहद निकालना सिखाया। मोगली बलू की बातें अच्छे से सुनता था। हर रोज वो ऊंचे ऊंचे पेड़ पे चढ़कर खाना खाता था। बलू ने उसे जंगल की आवाजों को पहचानना भी सिखाया। उसे मोगली पे नाज था। क्या दौड़ता था मोगली, और क्या तैरता था। बगीरा ने उसे सिखाया कैसे इंसान के फंदों को पहचाना जाए और कैसे उनसे बचें। एक दिन एक छोटा भेड़िया एक फंदे में फंस गया। शेर खान इस बच्चे का शिकार करके इसे खाना चाहता था, पर उससे एक कदम पहले मोगली ने उसे बचा लिया। शेर खान को ये हार बुरी लगी। बलू ने मोगली को खतरे के वक्त लगाने वाली आवाज भी सिखाई। मोगली को ये भी याद हो गया, जंगल का कोई भी जानवर मोगली को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जान के कि मोगली को वो अकेला नहीं पकड़ सकेगा, शेर खान जंगल के सबसे खतरनाक जानवर बंदर लोग के पास गया और उन्हें मोगली के बारे में बताया। मोगली को जो भी मालूम है, अगर वो हमें सिखा दे तो हम जंगल के सबसे सयाने जानवर बन जाएंगे। एक दिन जब मोगली अपने लिए बरसाती बना रहा था, तब बंदर लोग उसे दूर से चुपचाप देख रहे थे। वो उसे किडनैप करने का मौका ढूंढ रहे थे। शाम होते ही वो मोगली को उठाकर घने जंगल में अपने अड्डे पे लेके गए। वो अब बंदर लोग के बीच में था। मोगली को जब समझ आया कि उसे किडनैप किया गया है, वो सोचने लगा उसे किसी भी तरह बगीरा और बलू को खबर देनी होगी। अचानक उसे वल्चर चील दिखा, आसमान में उड़ता हुआ। उसको खतरे वाली आवाज याद आई, अपना खून एक रंग लाल लाल लाल। ये सुनते ही चील समझ गया कि मोगली उसका कोई अपना ही है और ये कि वो खतरे में है। मेरा नाम मोगली है। बलू और बगीरा को बताओगे कि मैं फंसा हुआ हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं? चील बोला और उसने उड़ान भरी खबर पहुंचाने के लिए। बंदर लोग उसे उठा के अपनी गुफा में ले गए। बंदर नगर में इस घने जंगल में एक किला था जिसे इंसान सालों पहले छोड़ चुके थे। मोगली ने भागने की बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा ना हुआ। बगीरा और बलू ने सांप के से मदद मांगी। वो तीनों बंदर नगर में एक मूर्ति के पीछे छिप गए। उनको कई बंदर मोगली के आसपास नजर आ रहे थे। वो मोगली को बचाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका आते ही के बोला, अभी चलो, सही मौका है। बगीरा पहले गया, धीरे से बंदरों को डराने। फिर वो अपने पंजों से बंदरों पे वार करने लगा। सारे बंदर डर के मारे भागे। अचानक बगीरा को बंदरों ने घेर लिया। बंदरों ने मोगली को पकड़ के एक कमरे में बंद कर दिया। मोगली को बगीरा के लड़ने की आवाज आ रही थी। उसे याद था कि खंडर के नीचे पानी का कुंड है और उसे ये भी मालूम था कि बंदर पानी से डरते हैं। बगीरा, जल्दी से पानी में कूद जाओ। बगीरा भाग के पानी में कूदा। अब बलू को भी बंदरों ने घेर लिया था। बलू अपने बचाव के लिए अपने पंजों से लड़ रहा था। वो अच्छा लड़ रहा था, पर बंदर बहुत ज्यादा थे और बलू अकेला पड़ गया।
उधर बगीरा पानी में बेबस था, अपने दोस्त की मदद नहीं कर पा रहा था। बलू बंदरों में उलझा हुआ था कि के वहां आया। के ने अपनी पूंछ से बंदरों को थप्पड़ मारा और सब भागे। बंदर के से हमेशा डरते थे, उसके सामने टिक नहीं पाते थे। जब वो लोग वहां से दूर घने जंगल में चले गए, बलू आजाद हो गया। फिर के ने फूंक मारी और बंदर सब सुन्न हो गए। उनकी आवाज बंद हो गई और एकदम से सन्नाटा हो गया। मौके का फायदा उठाते हुए बगीरा पानी से बाहर निकला। मोगली उस कमरे से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, इस कमरे में। के ने पूंछ मारी और दीवार गिर गई और मोगली कूद के बाहर आ गया। बलू ने उसे गले लगा लिया। ओ, ठीक हो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ, पर भूख लगी है बड़ी। तुम सबने अपनी ना सोच के मेरी जान बचाई। थैंक यू उसके लिए। मोगली के को देखकर बहुत खुश हुआ। तुम ना होते तो क्या होता? थैंक यू। मोगली, बलू और बगीरा के को बाय कह के घर की तरफ गए। अब शेर खान को ये बात समझ में आ गई थी कि जिसके रिश्ते इतने मजबूत हैं वो उसे घायल नहीं कर सकता। वो अपने घर को लौट गया और वापस नहीं आया। कई साल गुजर गए और मोगली एक नौजवान बन गया था। एक दिन वो इंसानों के गांव के आसपास गया। उसे एक औरत दिखी जिसने उसे पहचान लिया। ये वो बेटा था जिसे एक बाघ ने सालों पहले छीन लिया था। उसने वो बच्चा मोगली को दे दिया। मोगली चौंक गया क्योंकि ये बच्चा बिल्कुल बचपन का मोगली लगता था। तब उसे समझ में आया कि वो बच्चा उसका भाई और वो औरत उसकी माँ है। बलू, बगीरा और के उन्हें देख रहे थे। ओ, अब तुम अपने परिवार के साथ रह सकते हो। जरूरत हो हमारी महसूस तो आवाज लगा देना बस। तुम हमारे भाई हो, ये भूलना मत कभी। गुड बाय मोगली। उसके दोस्तों ने उससे विदा लिया और मोगली अपने इस परिवार के साथ खुशी से रहा। पर उसने अपने जंगल के उस परिवार को कभी नहीं भुलाया जिनसे उसका प्यार का रिश्ता था। हमारी प्यारी जलपरी। महासागर की गहराइयों में बहुत कुछ छिपा था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। बड़े बड़े वेल्स, शरारती डॉल्फिन्स और रेनबो के हर कलर की मछलियां। उससे भी नीचे जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी, वहां था डीप सी किंगडम। वहां के लोग अन्य प्राणियों के साथ बड़े ही प्रेम से रहते थे। वहां के बादशाह अपनी माँ और 6 बेटियों के साथ रहते थे और समुंदरों पर राज करते थे। बादशाह को अपनी बेटियों से बेहद प्यार था। उन्हें डर था कि कभी ना कभी जमीन के लोग उनकी बेटियों को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए उन्हें पानी के ऊपरी हिस्से में तैरने की परमिशन नहीं थी। सागर के बाहर रहने वाले सारे मनुष्य बुरे हैं। वो लोग बुरे क्यों हैं डैडी? क्योंकि मनुष्य सागर को गंदा करते हैं और उसमें रहने वाले प्राणियों को मार डालते हैं। प्यारी जलपरी को जानना था कि जमीन पे रहने वाले लोग कैसे होते हैं। उसकी बहनों से सुनी हुई कहानियां काफी नहीं थीं। उसकी दादी भी उसे मनुष्यों से दूर रहने को कहती थी और वो कहती थी
सी गेट से वो तभी बाहर जा सकती है जब वो राजकुमारी बन जाए और अपनी बहनों जितनी बड़ी हो जाए। प्यारी जलपरी ने जब अपनी बहनों को बाहर जाते हुए देखा तो उसने भी ठान लिया कि वो भी बाहर जाएगी। पर कैसे? वो डॉल्फिन के साथ हिमरन व्हेल से मिलने गई। हिमरन को सी गेट के अंदर बाहर जाने की पूरी आजादी थी। उसने हिमरन को अपना पूरा प्लान बताया, पर हिमरन ने उसे मानने से मना कर दिया। भाई बादशाह से कौन पंगा लेगा? पर फिर उसे उसकी हालत पे दया आ गई और उसकी मदद करने को तैयार हो गई। हिमरन और डॉल्फिन सी गेट पर गए। उन्हें देख गार्ड्स ने उन्हें जाने दिया बिना किसी सवाल के। वहां से काफी दूर जाके हिमरन ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और अंदर से निकली हमारी प्यारी जलपरी एरियल। एरियल हिमरन की मदद से सागर के ऊपर तक आ गई। उसने पहली बार हवा को महसूस किया, नीला आकाश देखा। क्या बात है! उसी पल एरियल को म्यूजिक सुनाई दिया। कहां से आ रही थी ये धुन? उसने देखा पास ही एक बड़ी सी शिप थी। उसने पहली बार एक शिप को देखा। ये शिप है ना? चलो चले। डॉल्फिन उसे कहती रह गई न जाने को, पर वो दूर निकल गई थी। तेजी से जा रही थी वो शिप की ओर। ये शिप किसी बादशाह की थी। वो अपने बेटे प्रिंस एरिक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। वो अपने बेटे की शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। तभी तो सारी सिंगल प्रिंसेसेस को पार्टी में बुलाया गया था। ये तो प्रिंस है और मनुष्य भी। डॉल्फिन ने फिर से वार्निंग दी। एरियल ने प्रिंस की धुन पे बड़ी खूबसूरती से गाया। प्रिंस को आवाज बहुत अच्छी लगी, पर ये आ कहां से रही है? तुम छुप जाओ एरियल, वरना तुम्हें देख लेंगे, डॉल्फिन ने कहा। प्यारी जलपरी और डॉल्फिन दोनों पानी के अंदर चले गए, सागर की गहराइयों में, सी किंगडम के अंदर। सागर की जादूगरनी सब देख रही थी अपने क्रिस्टल बॉल में। आ गए वो दिन। महासागर के बादशाह की बेटी एक मनुष्य के साथ। तूफान आ जाओ, तबाही मचा जाओ, सागर के ऊपर अपना जोर दिखा जाओ। जादूगरनी के ऐसा कहते ही भयंकर लहरें प्रिंस की शिप की तरफ बढ़ने लगी और वो पत्थरों की तरफ जाने लगी। प्यारी जलपरी को ये देखकर बहुत फिक्र होने लगी। ये शिप तो टकरा के टूट के डूब जाएगी, हमें उनकी मदद करनी होगी। जलपरी को डूबे हुए शिप के पास तैरते हुए प्रिंस का फ्लूट मिलता है और फिर दिखते हैं प्रिंस डूबते हुए। वो उसे हाथों हाथ खींच के तैरते हुए सीशोर पे लाती है। उठ जाओ, प्लीज उठो। प्रिंस को होश आता है और वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। तुम जिंदा हो, प्यारी जलपरी खुश होके बोली। दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन के उसे ध्यान आया कि वो कहाँ है और वो सागर में कूद गई। प्रिंस का एक हेल्पर और एक प्रिंसेस वहां आए उसे ढूंढते हुए। एक लड़की ने मुझे बचाया। मैंने उसकी आवाज पहले भी सुनी है। बहुत ही सुकून वाली आवाज थी। जलपरी वापस डीप सी किंगडम में आ चुकी थी। प्रिंस का फ्लूट उसके पास ही था। उन्हीं के बारे में सोच रही थी वो।
तभी बादशाह वहां आते हैं और उन्हें वो फ्लूट दिखता है। उसे देखते ही उन्हें पता लग गया कि ये मनुष्य का है। हमारे कुछ नियम हैं और सभी को उनका पालन करना चाहिए, खासकर मेरे बच्चों को। क्या ये सच है कि तुमने किसी मनुष्य को डूबने से बचाया? मुझे बचाना पड़ा, वरना वो वहीं मर जाते। एरियल ने पलटकर जवाब दिया। बस करो, मनुष्य बुरे होते हैं। उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता। गुस्से से लाल बादशाह के जाते ही एरियल ने ठान ली कि अब तो करना ही है। एरियल सीधे गई सागर की जादूगरनी के पास और उससे मदद मांगी। मदद तो वो कर देगी, पर बदले में उसे अपनी फीस चाहिए, बहुत महंगी फीस। मैं एक दवाई बनाऊंगी जो तुम्हें मनुष्य बना देगी। तुम्हारे 2 पैर निकल आएंगे। बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज के बिना थक हार के प्यारी जलपरी मान ही गई, क्योंकि उसके लिए उसका प्रिंस से मिलना बहुत जरूरी था। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। एरियल वो दवा घूंट घूंट कर पी गई। वो सागर के ऊपर की तरफ तैर के जाने लगी। धीरे धीरे उसके पैर निकल आए, बिल्कुल मनुष्य की तरह। डॉल्फिन के साथ वो सी शोर पे पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही प्रिंस की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पास आया। तुम कहीं मिले हैं ना हम? हाँ, बिल्कुल मिले हैं। एरियल कुछ बोल तो नहीं सकती थी, पर उसने प्रिंस को उसका फ्लूट जरूर दिया। प्रिंस ने उस दिन वाली धुन फिर से बजाई। एरियल ने इशारा किया कि ये धुन उसने पहले भी सुनी है। यही बजाते हुए मैंने तुम्हें देखा था और तुम्हारी आवाज सुनी थी, और फिर तुमने मुझे डूबने से बचाया था। तुम्ही को ढूंढ रहा था मैं। प्रिंस को पूरा यकीन था कि वो लड़की एरियल ही थी जिसने उसे बचाया, पर वो लड़की तो एक जलपरी थी और उसकी खूबसूरत आवाज भी थी। एरियल बेचारी चाहकर भी ना बोल पाई अपनी आवाज जो वो दे आई थी। मुझे लगा तुम एक जलपरी हो। प्रिंस को लगा कि ये वो लड़की नहीं है जिसने उसे बचाया था। फिर भी उन्होंने उसकी मदद करने की ठानी। प्रिंस प्यारी जलपरी को अपने महल ले गए। बादशाह ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। वो अपने बेटे की शादी एक प्रिंसेस से कराने वाले थे। बेचारी जलपरी अब चुपचाप देखने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। जब तक बोले नहीं, प्रिंस को पता कैसे चलेगा? उसे जादूगरनी की बात याद आई। याद रखना, 30वें दिन के खत्म होने तक, यानी चौथे सूर्योदय से पहले प्रिंस तुम्हारे प्यार में होना चाहिए, वरना तुम वापस से जलपरी बन जाओगी और प्रिंस तुम्हारा कभी नहीं होगा। देखते ही देखते पहले 2 दिन बीत गए। अब तीसरा दिन आ गया। इस दिन बादशाह और उनकी बेगम अपने बेटे की शादी पड़ोसी राज्य की प्रिंसेस से करवाने निकल गए। बेचारी एरियल बोल ही ना पाई प्रिंस से कि वही है वो जिसे वो ढूंढ रहे थे। प्रिंस ने मान लिया कि जो भी उन्होंने देखा वो एक सपना था। एरियल की सिर्फ एक ही उम्मीद थी, प्रिंस के लिए उसकी चाहत। चौथे दिन का सूरज उगने वाला था। एरियल का रोना रुक नहीं रहा था और तभी कुछ जादू सा हुआ। पहले उसकी सभी बहनें आईं और फिर आई उसकी दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, हम यहाँ आए हैं उस जादूगरनी की कैद से तुम्हें निकालने।
और तभी उसके पिता महासागर के बादशाह प्रकट हुए। उनसे अपनी बेटी का गम सहा नहीं गया। एरियल, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। जाओ मेरी बच्ची। बादशाह ने अपना त्रिशूल दादी माँ के हाथ में रखे एक शंख पर फिराया, जिसमें एरियल की आवाज कैद थी, और एरियल की आवाज लौट आई। थैंक यू दादी माँ, थैंक यू डैडी, आप लोग सब कितने अच्छे हैं। हिमरन वेल के पीठ पर सवार होके वो प्रिंस की शिप की तरफ रवाना हुई। प्रिंस और प्रिंसेस की शादी होने वाली थी कि प्रिंस अचानक रुक गए। उन्हें जलपरी की मधुर आवाज सुनाई दी। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर बिना झिझक के प्रिंस सागर में कूद गए। अपने दोस्तों और परिवारों की मदद से एरियल को उसकी आवाज वापस मिल गई और उसका प्रिंस भी। पर अब वो जलपरी नहीं थी, वो अपनी जिंदगी बिताने वाली थी मनुष्य बनकर। एरियल और प्रिंस की दुनिया बसी दोस्ती, शांति और प्रेम के पैगाम के साथ जमीन और सागर के बीच।